हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञान शाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं महाजनपदों के विकास की। महाजनपदों के विकास का इतिहास क्या रहा है। महाजनपद वैदिक काल में अधिक महत्वपूर्ण थे। जो वैदिक काल का समय था उस समय महाजनपद बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे और उनकी संख्या उस समय लगभग 16 थी। ये थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल आदि। महाजनपदों में जो शासन का था वो अलग अलग व्यवहार था। जैसे कहीं पे कुछ राजतंत्रात्मक होता था तो कहीं पे गणतंत्रात्मक होता था। महाजनपदों की राजधानियों में कौन कौन रहता था? राजा, सेना और राजा के कर्मचारी। कई राजधानियों में तो किलाबंदी भी हो चुकी थी। महाजनपदों के राजा ने नियमित रूप से कर वसूलना शुरू किया। महाजनपदों के राजा ने नियमित रूप से कर वसूलना शुरू किया। इसमें फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय फसल ही मेन हुआ करता था। विभिन्न पेशेवरों और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भी कर देना पड़ता था। जैसे कृषक हो गए, कारीगर हो गए, व्यापारी है, पशुपालक है, शिकारी है, मतलब जो लोग कृषि के अलग किसी भी तरह का काम करते थे उनको भी कर देना पड़ता था। अब कर की वसूली करके क्या होने लगा? जो राजा थे वो समृद्धिशाली होने लगे, ताकतवर होने लगे। तो अब राजाओं लोगों के पास जब समृद्धता होने लगी तो उन लोगों को अपने कार्य को करने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो कर्मचारियों को नियुक्त करने लगे। तो कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या था? वेतन देना पड़ता था। और ऐसे उन्होंने वेतन देके सेना को, नौकरों को, इन सबको रखना चालू कर दिया। इन लोगों को राजा के प्रति वफादार और उत्तरदायी होना था। जो उनके नौकर हुआ करते थे उनको हर हाल में राजा के प्रति वफादार होना पड़ता था। इनकी वेतनों का भुगतान उस समय आहत सिक्कों के रूप में होता था। मगध, अभी हम लोग बात कर रहे थे महाजनपदों की। महाजनपद में मगध एक बहुत ही बड़ा जनपद हुआ करता था। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? बिंबिसार था। उसने कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए ताकि अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। तो ये याद रखिएगा, बिंबिसार ही वो शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आप को मजबूत किया। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण करके मगध को विस्तार किया और गंगा नदी के मार्ग से व्यापार करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया। ये बिंबिसार की बात हो रही है। उसने जो अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर जो दूसरा महाजनपद था अंग, उस पर आक्रमण किया और मगध का विस्तार किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने शत्रुओं को पराजित कर अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई। जो अजातशत्रु था उसने क्या किया था? राजगीर की किलाबंदी कराई थी। उसने पाटलीग्राम में सैनिक छावनी का निर्माण करा जिसे बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। अगर आपसे पटना के नाम पूछने लगे तो याद रखिएगा पाटलीग्राम भी उसी में का है। पाटलीग्राम, फिर पाटलिपुत्र और फिर पटना। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो अजातशत्रु के समय पे कौन सी राजधानी थी? राजगीर। लेकिन उदयन के समय पे कौन राजधानी हुई? पाटलिपुत्र। उसके काल में मगध और अवंती के बीच शत्रुता बढ़ गई। अवंती का राजा कौन था? चंद्रपोत था। यानी कि उदयन के समय में क्या हुआ था? मगध और अवंती के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। उदयन ने अवंती को हरा दिया लेकिन मगध का अंग नहीं बना सका। देखिए, लड़ाई हुई थी, अब मगध और अवंती के बीच हरा तो दिया लेकिन उसने उसको मगध का अंग बना नहीं पाया। शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद ने इसके समय में यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। ये चीज़ें, ये मतलब ये सोचिए ना कि पूरे जो चैप्टर्स हैं उनका एक कंक्लूजन निकाल के दिया जा रहा है आपको। पूरे चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो जो जो चीज़ें मेन पॉइंट उसमें है वही आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। घनानंद जो था वो नंद शासक का अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। घनानंद एक बहुत अत्याचारी राजा था इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। देखिए, राजा की भी ख्याति तभी बढ़ती है जब वो प्रजा को साथ लेके चले। ऐसा ना हो कि वो अपने ही अपना करता रहे और प्रजा के ऊपर ध्यान ही ना दे। तो इसका जो फ़ायदा है वो दूसरे राज्य के लोग उठा लेते हैं, इसका लाभ। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जो घनानंद था वो बहुत बड़ा अत्याचारी राजा था
और प्रजा में उसकी लोकप्रियता थी नहीं, बस इसका लाभ उठाया चंद्रगुप्त ने और धनानंद को युद्ध में पराजित कर लिया और मगध पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। गणराज्य। गणराज्य विभिन्न राज्यों के संघ को कहते थे जहां गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। प्रमुख गणराज्यों में शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रक, मल्ल, कोलिय, मौर्य शामिल थे। तो इसमें से मेन आपको दिख रहा होगा शाक्य है, लिच्छवी है, वज्जी है, विदेह है। ठीक है। गणराज्यों में सभा और संगता की व्यवस्था थी जहां गणों के राजाओं की बैठक होती थी और निर्णय लिया जाता था। वज्जी संघ में राजा एकत्र होकर विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से निर्णय लेते थे। गणराज्यों में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये गणराज्य था और यहाँ सबका क्या होता था, सबका सुझाव लिया जाता था, सबसे बातचीत की जाती थी और उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाता था। लिच्छवी गण वज्जी संघ का प्रमुख गण था। लिच्छवी गण वज्जी संघ का प्रमुख गण था और इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनका राज्य लगभग 15 वर्षों तक ही चलता रहा था। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इससे पहले किसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? आपने स्टार्ट में पढ़ा था, किसने? बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार ने। तो चीज़ें याद रखेंगे। बिंबिसार ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने जो राज्य थे उसको बढ़ाए थे और चंद्रगुप्त ने भी। नगरों का विकास। करीब 2600 साल पहले उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। अगर पूछने लगे कि बड़े बड़े नगरों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ये कहा जाएगा पाली ग्रंथों में। इस काल के नगर जो थे वो आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक से बहुत ज़्यादा विकसित थे। नगरों के विकास के साथ साथ राज्यों के गठन के कारण उनकी राजधानी विशाल और भव्य बनी। यानी कि इस समय नगर जो था वो अपने विशालता और भव्यता के शिखर पर था। नगरों में शिल्प, व्यापार, जीविका का महत्वपूर्ण साधन था और वे वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित भी हुए। नगरों को व्यापारिक केंद्र बनाने के साथ साथ उनकी आबादी भी बढ़ने लगी। अब जब नगर थे उनको व्यापारिक केंद्र बनाने लगे, तो जैसे अभी होता है कि गांव देहात से लोग शहरों में जाते हैं अपने जीवन याचन के लिए, उसी तरह नगरों का जब व्यापारिक केंद्र बना तो उनकी आबादी भी बढ़ने लगी। लोग व्यापार करने के सिलसिले में आते थे, बसते थे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आबादी बढ़ जाती थी। कई नगर धार्मिक कारणों से विकसित हुए जहाँ पर्यटकों के आगमन के लिए तीर्थ स्थान बने। अब जहाँ पे कुछ विशेष होता है वहाँ लोग जाते घूमने, रहे वहाँ वो तो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो ऐसे ही कई नगर जो थे वो धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। नगरों के आसपास गांव भी थे जो उत्पादन केंद्रों और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। गांव और नगर का बहुत पुराना संबंध है। ठीक है। आज भी अगर गांव में किसी खेती किसानी ना हो तो शहरों की जो आजीविका है वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। तो गांव और नगर आदान प्रदान का एक जरिया शुरू से ही बना रहता है। नगरों में विभिन्न वर्गों के लोग बसते थे, जैसे शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास। मजदूर तो हर जगह ही नगर में रहेंगे भाई। अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो राजाओं की, बड़े बड़े लोगों की सेवा कौन करेगा, है ना। तो इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। तो द्वितीय नगरीकरण से आप लोग याद रखेंगे कि जब क्या हुआ, नगरों को व्यापारिक केंद्र बनाया गया और बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े लोग बसने लगे। नगरों के आसपास जो गांव थे और कुछ नगर जो धार्मिक कारणों से विकसित हुए थे, ये सारी जो काम हुए थे वो आपका द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था कार्मिक और जन्म आधारित थी। ठीक है। कार्मिक मतलब जब व्यवस्था बनाई गई थी तो कर्म के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन विकास के साथ साथ अब इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। ये नहीं कि जैसे कार्मिक तरह से बनाई गई थी कि जो काम करेगा वो जाति का होगा, वो वर्ण का होगा, लेकिन अब जो वर्णिक व्यवस्था हो गई, जैसे कि हमको शूद्र वर्ण में डाल दिया तो अब हमारा बच्चा ब्राह्मण की तरह वेद का पाठ करे, ये करे, तो वो नहीं था। अब अगर हमको शूद्र वर्ण की तरह अलग कर दिया गया तो अब हमारे कुल में जो बच्चे जन्म लेंगे वो शूद्र ही कहे जाएंगे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे प्रभावशाली वर्ण थे, जहाँ ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी, क्योंकि भाई ब्राह्मणों को वेदों का पाठ करना था, उनको दूसरों को शिक्षा देनी थी, तो सब लोग उनका सम्मान करते थे। और ब्राह्मणों ने
इसी वजह से अपनी स्थिति मजबूत कर दी थी। राजाओं के यहाँ भी कोई यज्ञ है, कोई कुछ है, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भाई उनका बिना पुरोहित के कोई काम होने वाला नहीं है। और यही कारण था कि पुरोहितों की स्थिति मजबूत होती चली गई। अब वैश्यों की स्थिति कुछ नीची थी। अनुमानित धनवान व्यापारियों के बावजूद उनका स्थान तीसरा ही था। पहले ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय और तीसरे वैश्य। शूद्रों की हालत सबसे दयनीय थी। उन्हें ब्राह्मण गंत्रों द्वारा घृणा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। ब्राह्मण खुद को भाई हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों की बहुत इज्जत है, सत्कार है। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग में परिवर्तन की इच्छा थी, जिससे सभी को समान अधिकार प्राप्त हो सके। और जब किसी को बहुत ज़्यादा सताया जाएगा, बहुत ज़्यादा दुखी किया जाएगा, तो ज़रूर उसके अंदर ये परिवर्तन की इच्छा जागृत होगी कि नहीं, हमारे साथ भी कुछ अच्छा होना चाहिए, हम लोग कब तक तिरस्कार की भावना को झेलते रहेंगे। ठीक है, तो समाज में जाति प्रथा, दिखावा और कर्मकांड का भी प्रभाव पड़ा था। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी, जिससे पशु की संख्या कम हो गई थी। अब क्या होता था, जब कर्मकांड होते हैं ना, तो उसमें हम बड़े तो हम बड़े, लोगों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भव्यता के साथ कहीं बलि, कहीं कुछ इस तरह से। तो जब बलि होगी तो पशुओं की संख्या तो कम ही होगी, पशुओं की संख्या कम होने लगी है। और लोग एक समान धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जहाँ सभी के लिए स्थान हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उपनिषदों का संकलन लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। जब हमने वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन पढ़ा था तो हमको पता था कि उत्तर वैदिक कालीन क्या होता है। उपनिषदों में गुरु के समीप बैठने का वर्णन है और वे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि विषयों पर चर्चाएं करते थे। उपनिषद का क्या था कि उसमें बताया गया कि जो शिष्य थे वो गुरु के समीप बैठ के ही अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे। उपनिषदों के अंदर ये बताया गया है कि पुरुषों के बीच वार्तालाप में ज़्यादातर पुरुषों की ही भागीदारी होती थी। ठीक है, ज़्यादातर पुरुषों की ही भागीदारी होती थी। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख होता है, यानी कि ज़्यादातर जो पुरुष समाज था वही सर्वोपरि हुआ करता था। याज्ञवल्क्य, हाँ, और जो गार्गी जैसी स्त्रियाँ थीं, ठीक है, वो कभी कभी राज दरबारों में होने वाले विवाद में भाग लिया करती थी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच लंबी वार्तालाप हुई, जिसमें धन संपत्ति की अहमियत का विचार रखा गया। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, ये वाद विवाद हुआ इन लोगों के बीच में और इन्होंने बताया कि धन संपत्ति की अहमियत क्या होती है। इस बातचीत से स्पष्ट हुआ कि धन संपत्ति से आदमी का महत्व नहीं होता है, वरन ज्ञान के माध्यम से समस्याओं का समाधान होता है। जब दो पक्ष वाद विवाद करते हैं तो एक पक्ष में बोलता है, दूसरा विपक्ष में बोलता है। तो यहाँ धन के पक्ष विपक्ष के परिणाम में ये निकला कि धन से महत्व नहीं होता है इंसान का महत्व होता है उसके ज्ञान से। वो किस तरह से किसी भी समस्या का समाधान करता है उससे। समाज में गरीब पुरुषों ने भी इस वार्तालाप में भाग लिया। जैसे सत्यकाम जाबाल ने गौतम के पास जाकर ज्ञान की तलाश की। ये जो नाम आपको दिए गए हैं SCERT में, वो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सत्यकाम जाबाल हुआ और गौतम, ठीक, और पीछे गार्गी नाम दिया गया। तो इस टाइप के नाम जब भी आपके सामने आए तो आप लोग को याद रखें। सत्यकाम जाबाल आप लोग याद रखेंगे तो ये पूछा जाएगा कि जैसे गरीब पुरुषों ने भी उस वार्तालाप में भाग लिया था तो उसमें सत्यकाम जाबाल कौन थे। तो आप बता सकते हैं कि सत्यकाम जाबाल कौन थे। सत्यकाम जाबाल बताइए, आप अभी पढ़ रहे थे ना। जी, सत्यकाम जाबाल एक वो गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम के पास जाके अपना क्या किया, अपना ज्ञान अर्जित किया। क्योंकि उनको पता चला था, उन्होंने जो अभी पीछे क्या हुआ था, वाद विवाद हुआ था, उससे ये पता चला था कि धन से किसी का मोल नहीं होता है, मोल किससे होता है, उसके ज्ञान से। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने आप के अंदर ये परिवर्तन की इच्छा जगाई कि हम लोग भी ज्ञान के पीछे भागेंगे, ना कि धन के पीछे। और इसीलिए उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे, गौतम के पास। किसके पास गए, गौतम के पास। तो याद आ गया। तो आप भी इस तरह के जो नाम आएंगे, जो गार्गी थी और जो सत्यकाम जाबाल थे, गौतम थे, तो इस तरह के लोगों के नाम जब भी आपके सामने आए तो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। सत्यकाम जाबाल ने गौतम के शिष्य के रूप में स्वीकार किया और आगे चलकर एक प्रसिद्ध विचारक बन गए।
छठी शताब्दी में जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम हो रहा था, लेकिन कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ रही थी। यही होता है, अभी भी क्या होता है, धर्म बच्चे जल्दी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ाई है, और पढ़ाई जो बच्चे करने लगते तो उनको धर्म के प्रति थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कर्मकांड बढ़ रहे हैं, नहीं ये होता है, अरे बलि देने से ये होता है, उसको सुनने से ये होता है ना। तो उपनिषदों ने लोगों को नए विचारों और सिद्धांतों के बारे में सोचने का रास्ता दिखाया। देखिए हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, जो हमारी किताबें हैं, कुरान है, बाइबल है, ये हमें अच्छी ही चीज़ें सिखाती हैं, उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है। अगर कि ब्राह्मण लोग हैं तो वो अपनी वर्चस्वता दिखाएंगे, ठीक है, मौलाना लोग हैं वो अपनी वर्चस्वता दिखाएंगे, लेकिन किसी भी ग्रंथ में किसी का वर्चस्व नहीं दिया गया है। हर किसी को अधिकार दिया गया है कि वो अच्छे से मिलजुल के, और सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता सब जगह दिखाया गया, कहीं भी हिंसा को नहीं बताया गया। बुद्ध और महावीर ने भी समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया और नए विचारों को प्रस्तुत किया। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस चैनल से जुड़े, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं इसी सेशन के अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।